ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलो ध्यान देना, बातें नहीं। हाँ, चैप्टर 2 का ई पार्ट है ये, 5th पार्ट, दैट इज रिगार्डिंग रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। अब लास्ट में अपन ने बाईबैक कंप्लीट किया था, ये उससे भी छोटा टॉपिक है, तो हार्डली यहाँ 2 टॉपिक्स पे बात हो रही, ज़्यादा कुछ है नहीं। रेफरेंस का सेक्शन जो है इट इज सेक्शन नंबर 66। शेयर कैपिटल के रिडक्शन को कैसे ट्रीट करें, क्या होता है एग्जैक्टली ये, उसके बारे में क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है। सब सेक्शन 1 देखते हैं, लैंग्वेज के साथ ही चलना पड़ेगा। बोलो अगर आपको कैपिटल का रिडक्शन करना है तो इसके लिए 2 चीज़ें चाहिए, एक तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना नेसेसरी है और दूसरा NCLT से परमिशन लेनी पड़ेगी। 2 स्टेप्स आपको फुलफिल करने हैं, तो उसी को समझाया उन्होंने सबसेक्शन 1 में। सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन बाय ट्रिब्यूनल ऑन एप्लीकेशन बाय द कंपनी, अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स और गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल बाय स्पेशल रेजोल्यूशन मे रिड्यूस द शेयर कैपिटल इन एनी मैनर एंड इन पर्टिकुलर इट मे। तो ये आपको मोड्स बताए हुए हैं कि शेयर कैपिटल को रिड्यूस करने का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है, क्या ट्रांजैक्शन करना है। तो जो फर्स्ट स्टेप बोला उसमें बता रहे हैं, एक्सटिंग्विश और रिड्यूस द लायबिलिटी ऑन एनी ऑफ इट शेयर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द शेयर कैपिटल विच इज नॉट पेड अप। यहाँ पे ऐसा है कि आपके जो शेयर कैपिटल है, जितने भी आपने शेयर्स इशू कर रखे हैं, उसमें जो अनपेड पोर्शन है, अनपेड पोर्शन का मतलब जितना आपने उनसे मंगवाया नहीं है, उसको आप परमानेंटली रिड्यूस कर सकते हो। अब इसको अपने ऐसे समझेंगे कि 100 रुपीज़ का फेस वैल्यू का शेयर है। अब वो नंबर्स को नोट भी कर लेना और याद रहेगा आपको। 100 रुपीज़ की फेस वैल्यू है, उसमें से कंपनी ने एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल ये सब करके ना 75 रुपीज़ मंगवाया और बाकी का 25 रुपीज़ जो है अभी तक मंगवाया नहीं, तो अनकॉल्ड है और अनपेड है, ऐसी सिचुएशन है। अब कंपनी ये सोच रही है कि हमें कैपिटल रिडक्शन करना है, तो एक तरीका ये है कि जो अभी तक शेयर दिख रहा है ना, उसकी सिचुएशन क्या है, 100 रुपीज़ फेस वैल्यू, 75 पेड अप, अभी ये दिख रहा है। क्यों ना हम इसको 75 रुपीज़ की ही फेस वैल्यू पे कन्वर्ट कर दें, तो बाकी का 25 आपको देने की जरूरत ही नहीं है। तो आपका जो 100 रुपीज़ का शेयर था वो कितने का हो गया, 75। और अभी तक जो पार्टली पेड दिख रहा था, अब वो कैसे दिखेगा, फुल्ली पेड अप। तो अब 75 रुपीज़ की फेस वैल्यू का शेयर हो गया और वो फुल्ली पेड अप हो गया। इसका मतलब आपकी बाकी की 25 रुपये की जो लायबिलिटी है वो उन्होंने एक्सटिंग्विश कर दी। अब आपको वो देने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके शेयर को फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरीके से जो उन्होंने ये कन्वर्जन किया, दिस इज एक्चुअली रिडक्शन इन शेयर कैपिटल, ये इसका एक टाइप हो गया वैसे बोले। ठीक है, बाकी देखें और क्या तरीका है। आइदर विथ और विदाउट एक्सटिंग्विशिंग और रिड्यूसिंग द लायबिलिटी, कैंसल एनी पेड अप शेयर कैपिटल विच इज लॉस्ट और इज अनरिप्रेजेंटेड बाय द अवेलेबल असेट्स। अभी थोड़ा सा बैलेंस शीट को बैलेंस करने वाली सिचुएशन है। आप देखते हो एक तरफ कैपिटल होती है, दूसरी तरफ असेट्स होती है। जब असेट्स में कोई असेट लॉस्ट हो जाए, अनअवेलेबल हो जाए, मतलब असेट की वैल्यू ही खत्म हो गई, जीरो हो गई, तो बैलेंस शीट टैली कैसे होगी। एक तरफ असेट को हटा दोगे तो सामने की तरफ या तो लायबिलिटी में कुछ चेंज करना पड़ेगा या कैपिटल में। तो असेट गायब होने का असर तो कैपिटल पे होने वाला है कि आपकी उतनी कैपिटल भी लॉस्ट हो गई। तो अगर ये बैलेंसिंग कुछ करना पड़ रहा है, इम्पेयरमेंट ऑफ असेट बोलते हैं, ऐसा कुछ हो रहा है, तो उस सिचुएशन में भी जो आप ये कर रहे हो ट्रांजेक्शन, मतलब कैपिटल को राइट ऑफ कर रहे हो, दैट ऑल्सो अमाउंट्स टू रिडक्शन इन कैपिटल। बट इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि सामने कोई अवेलेबल असेट जो अब तक थी उसकी वैल्यू खत्म हो गई, जीरो हो गई। दैट मे बी ड्यू टू एनी इंसिडेंट और मिस हैपनिंग, ऐसा हो सकता है कि वो असेट की वैल्यू ही खत्म हो गई और उसकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं बची, तो सामने उतने अमाउंट से आपको कैपिटल भी रिड्यूस करनी पड़ेगी, तो इसको भी कैपिटल रिडक्शन बोलेंगे। और तीसरा जो पॉइंट है उसमें, मतलब बी का जो सेकंड पॉइंट, वो थर्ड सिचुएशन है, वहां बोला है पे ऑफ एनी पेड अप शेयर कैपिटल विच इज इन एक्सेस ऑफ द वांट्स ऑफ कंपनी। पे ऑफ करने का मतलब, अब इसको दूसरे तरीके से देखते हैं। वो जो 100 रुपीज़ का अपना फेस वैल्यू वाला शेयर था, जो फर्स्ट पॉइंट में हम बात कर रहे थे, जिसमें 75 पेड अप था। अब पता है क्या होता है, जब डिविडेंड पे करने की बारी आती है तो डिविडेंड उतना पे करना पड़ता है जितना पेड अप वैल्यू होती है। तो अगर 100 रुपीज़ पे सबसे 75 रुपीज़ मंगवाया हुआ है तो डिविडेंड भी उस प्रपोर्शन में पे करना पड़ता है। कंपनी को लग रहा है कि फिलहाल हमें 75 रुपीज़ की भी एक्चुअली में ज़रूरत नहीं है, अपना काम 60 रुपीज़ में भी चल जाएगा आराम से। तो 75 के हिसाब से फिर डिविडेंड भी ज़्यादा जा रहा है ना, तो क्यों ना अपना थोड़ा कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंट्रोल कर ले। तो कंपनी ने सोचा कि हम फेस वैल्यू 100 ही रखते हैं, लेकिन जो 75 लिया है उसमें से कुछ पैसा रिटर्न कर देते हैं, उसको कितना बना देते हैं, 60 पे ले आते हैं। तो आप सबके ना 15 रुपीज़ मैंने रिटर्न कर दिए, तो वो भी एक तरीके से पेड अप कैपिटल को मैंने रिड्यूस किया। लेकिन इसमें आपकी लायबिलिटी जो है वो अभी भी 100 रुपीज़ ही है। तो इन फ्यूचर अगर साल 2 साल बाद, 6 महीने बाद मुझे लगता है कि हमें वो बाकी के 40 रुपीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि अभी 100 फेस वैल्यू है, 75 पेड अप है। मैं 75 को कितने पे लेके जा रहा हूँ, 60 पे। तो 60 के बाद वापस से अगर उसको बढ़ा के 70, 75, 80 ऐसा कुछ करना हो तो कर सकते हैं ना, और पैसा मंगवाना तो मंगवा भी सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी लायबिलिटी परमानेंटली एक्सटिंग्विश नहीं हुई, टेम्पररीली मैंने आपके कुछ पैसे रिटर्न कर दिए। इन फ्यूचर जब नीड होगी तो वापस से कॉल करके मंगवा भी सकता हूँ। तो फर्स्ट सिचुएशन में और थर्ड में ये फर्क है। फर्स्ट वाले में तो क्लियर कर दिया था कि अब आपका शेयर 75 रुपीज़ का हो चुका है फेस वैल्यू एंड इट इज़ फुल्ली पेड अप, आपको कुछ भी और पे करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि हम आइडियली आपसे मांग भी नहीं पाएंगे।
लेकिन इस सिचुएशन में अभी पैसा रिटर्न कर रहे हैं, जरूरत पड़ेगी तो वापस भी मांगेंगे, तो आपकी लायबिलिटी अभी भी एग्जिस्ट करेगी। आया समझ में? तो ये भी एक तरीका हो गया टेम्परेरीली कैपिटल को रिड्यूस करने का। तो 3 टाइप्स हो गए कि बोले सर कैपिटल रिडक्शन कैसे होता है, तो ये 3 इंस्टेंसेस मैंने आपको बता दिए। एग्जाम में भी आपको ये तीनों समझाने पड़ेंगे। आप उसको वो A B 1 2 करके लिखो या 3 पॉइंट समझा दो, वो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तीनों कंडीशंस 1 by 1 आप एक्सप्लेन करो। और ये नंबर्स का यूज करना हो जो एग्जाम्पल मैंने दिए तो आप कर सकते हो, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। उल्टा चेक करने वाले को क्लियर होगा कि आपको कितना समझ में आया, तो वो तो बेटर ही। नेक्स्ट, प्रोविजो 2 सेक्शन 66 सबसेक्शन 1। प्रोविजो का मतलब आपको पता ही क्या होता है, एक्सेप्शनल कंडीशन। नो रिडक्शन ऑफ कैपिटल वुड बी अलाउड इन केस ऑफ अरियर्स इन द रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स एंड इंटरेस्ट देयर ऑन। ये इम्प्लाइड हो गया, कैपिटल रिडक्शन अगर आप करना चाह रहे हो, मतलब शेयर होल्डर्स के जो पैसे हैं वो कुछ लौटाने की बात कर रहे हो, या उनकी लायबिलिटी जो एग्जिस्ट करती है उसको एक्सटिंग्विश करने की बात कर रहे हो। ऑन दी अदर हैंड आपके जो डेट होल्डर्स हैं, जिनसे उधार लिया आपने, आउटसाइडर्स, उनके पेमेंट्स बाकी है आपके, डिबेंचर होल्डर्स, डिपॉजिट, बैंक लोन्स डिफॉल्ट करके बैठे हो या उनका पेमेंट नहीं कर रहे हो, तो ये सब करने देंगे आपको। एक तरफ आउटसाइड लायबिलिटीज पे ऑफ करने के फंड्स नहीं है, और दूसरी तरफ शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी को रिड्यूस कर रहे हो। उल्टा इसमें तो रिवर्स होना चाहिए था, शेयर होल्डर से और पैसा मंगवा के डेट सेटल करने चाहिए, आप उल्टा काम कर रहे हो, तो कैसे अलाउ करेंगे? तो जब तक आउटसाइडर्स के डेट्स में डिफॉल्ट्स हैं तब तक ये रिडक्शन की बात करना ही मत, ये कॉमन सेंस वाली सिचुएशन है, इसलिए प्रोविजो में रखा है। नेक्स्ट पॉइंट, सबसेक्शन 2, वो जो ट्रिब्यूनल से परमिशन लेने की बात हो रही थी ना, ये उस पॉइंट को क्लियर आउट कर रहे हैं। बोला ट्रिब्यूनल के पास जब आप एप्लीकेशन लेके जाओगे कि हमें कैपिटल रिडक्शन करना है, हमें परमिशन दो, तो ट्रिब्यूनल क्या करेगा? ट्रिब्यूनल सारी रेगुलेटरी अथॉरिटीज जो आपसे कनेक्टेड है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट बोला है, रजिस्ट्रार है ROC, सेबी है अगर आप लिस्टेड हो, या फिर आपके कंपनी क्रेडिटर्स, इन सबको नोटिस फॉरवर्ड करेगा। ट्रिब्यूनल बोलेगा कि भाई ये कंपनी आई थी, इन्होंने कैपिटल रिडक्शन के लिए अप्लाई किया है, तो हम आप सबका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहते हैं कि हम इसमें आगे बढ़े या ना बढ़े। क्रेडिटर्स ने बोला नहीं आगे मत बढ़ो, हमारा पैसा नहीं दे रहे, लोग डिफॉल्ट करके बैठे हैं, कैपिटल रिडक्शन की बात कहाँ से आ गई? तो ऐसे ऑब्जेक्शंस को ट्रिब्यूनल जो है वेरीफाई करेगा, रिप्रेजेंटेशंस लेगा, बात सुनेगा, एंड देन डिसीजन पे आएगा कि अलाउ करना है कि नहीं करना है। तो ये सारी रेगुलेटरी अथॉरिटीज अगर क्लैरिफाई कर दे कि हमारे सारे ड्यूज क्लियर है, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, अगर कंपनी रिडक्शन करती भी है तो लेट देम डू, तो चलेगा, तो फिर ट्रिब्यूनल आपको परमिशन देगा, अदरवाइज नहीं देगा। तो इसलिए उनको रिप्रेजेंटेशन के लिए बुलाया जाएगा। बोला है कि जैसे ही ट्रिब्यूनल इन सारी अथॉरिटीज को नोटिस भेजेगी, एक टाइम लिमिट तक वेट करेंगे इनके रिप्लाई का। वो कितना बोला है? 3 months। अगले 3 महीने में अगर ये अथॉरिटीज में से किसी ने कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया या रिप्लाई नहीं किया तो मान लिया जाएगा किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, देन इट इज ओके, नो ऑब्जेक्शन, तो फिर आगे बढ़ो, ये हो सकता है। सब सेक्शन 3, इम्प्लाइड कंडीशन। सब कुछ सही है तो कंफर्म हो जाएगा। कंफर्मेशन के बाद ट्रिब्यूनल नोटिस या ऑर्डर इशू करेगी कि आप आगे बढ़ सकते हो इस चीज़ से, और बस आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और अकाउंट्स का प्रॉपर ध्यान रखना है, जो उसके रूल्स है फॉलो करने, आप रिडक्शन करो, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, सिंपल पॉइंट। सब सेक्शन 4 में पब्लिकेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल। ठीक है, जो भी ऑर्डर ट्रिब्यूनल ने आपको इशू करके दिया है, कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस ऑर्डर को पब्लिश करे। पब्लिश करने का मतलब न्यूज़पेपर में प्रिंट करवाए, अपनी कंपनी की वेबसाइट पे प्रिंट करे, कंपनी का नोटिस बोर्ड है ऑफिस में उस पर लगा दे, जिससे ये चीज़ पब्लिकली डिक्लेयर हो जाए कि कैपिटल रिडक्शन अलाउ कर दिया है और हम इसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। इवन सेबी को इन्फॉर्म करते हैं ना, तो जो स्टॉक एक्सचेंज की जो वेबसाइट होती है BSE NSE इंडिया वाली, उस पर भी कॉर्पोरेट एक्शंस और डिस्क्लोजर्स में दिखना चाहिए। तो क्या है, जो लिस्टेड सिक्योरिटीज है आपकी, इन्वेस्टर्स हैं, उनको भी अपडेट मिले कि ये सिचुएशन हो रही है, तो सबके सामने क्लियर होना चाहिए। ठीक है, फिर जो ट्रिब्यूनल से ऑर्डर लेके आए हो उसके बारे में ROC को इन्फॉर्म करो। ये सब कौन करेगा? कंपनी खुद करेगी। कंपनी बोलेगी ROC को कि हमने ट्रिब्यूनल में अप्लाई किया था, हमने स्पेशल रिजोल्यूशन भी पास कर लिया है, आपको इंटीमेशन दे रहे हैं कि हम ये करने जा रहे हैं, आपको भी पता होना चाहिए। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स उनको फॉरवर्ड करने हैं। ठीक है, 30 डेज का टाइम मिलता है आपको ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आने के बाद ROC के पास जाने के लिए 30 डेज का टाइम मिलेगा। तो ये रिडक्शन वाला पूरा सेक्शन आपका कंप्लीट 66। ठीक है, बहुत छोटी सी स्टोरी थी, एग्जाम में इसमें से कुछ पूछना है तो वो पॉइंट्स यूज कर सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। सब सेक्शन अगर आप नहीं याद रख पाते हो कोई बात नहीं, एटलीस्ट 66 सेक्शन याद रखना और उसके अंदर जो पॉइंट समझाने आप मेंशन कर दो। इंट्रोडक्शन में आप बोल सकते हो कि कैपिटल रिडक्शन इज कवर्ड अंडर सेक्शन 66 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, मोर देन इनफ। सब सेक्शन पे नहीं जाएंगे तो चलेगा। श्योर हो गया वही पॉइंट इसी में आता है तो फिर आप सब सेक्शन कोट करो, गलत कोट मत करना, नहीं तो पूरे मार्क्स चले जाएंगे। अगर आपने सेक्शन नंबर रॉन्ग लिखा है तो कंटेंट के मार्क्स नहीं मिलते, ऐसा होता है। क्योंकि 66 का कंटेंट लिख रहे हो और सेक्शन कोड कर रहे हो 68, रॉन्ग हो गया ना, मिसमैच हो गया, पूरा 0 कर देंगे। तो गलत सेक्शन नंबर लिखने से तो ना लिखना ज़्यादा बेटर है, फिजिबल है। नहीं लिखने पे आपका हाफ मार्क या 1 मार्क कटेगा, गलत लिखने में पूरा आंसर 0 हो जाएगा। ये इंस्टीट्यूट का रूल है, हमें भी वैसे ही चलना पड़ेगा। नेक्स्ट,
नेक्स्ट टर्म आ रहा है दैट इज कॉल्ड डिम्यूनिशन ऑफ शेयर कैपिटल। अब ये पहले ही क्लियर कर दिया हेडिंग में कि डिम्यूनिशन एंड रिडक्शन आर टू डिफरेंट थिंग्स, सेम नहीं है, पहली चीज तो ये। तो रिडक्शन और डिम्यूनिशन अलग है। डिम्यूनिशन का जो रेफरेंस का सेक्शन है इट इज 61 सबसेक्शन 1 क्लॉज ई, उसमें लिखा हुआ है। अब ये पूरा कोट करना पड़ेगा अगर कहीं लिखना पड़ा आपको, क्योंकि 61 सबसेक्शन 1 के जो ऊपर के 4 क्लॉजेज हैं वो डिफरेंट सिचुएशन है और ई क्लॉज स्पेसिफिक डिम्यूनिशन की बात करता है, तो ये पूरा रेफरेंस देना जरूरी है। व्हाट इज एग्जैक्टली डिम्यूनिशन? बहुत सिंपल सी बात, अपने पता है जब शेयर्स इशू करते हैं तो अपने वो चैप्टर 2 में स्टार्टिंग में बात कर रहे थे इशूड कैपिटल, ऑथोराइज कैपिटल। तो इशूड में था सब्सक्राइब कैपिटल, मैंने शेयर ऑफर किए 100, आपने परचेज किए 98, तो बाकी के 2 जो है वो तो अनसब्सक्राइब्ड रह गए। तो अब बैलेंस शीट में हम ऐसे थोड़ी दिखाएंगे कि 100 शेयर ऑफर्ड 98 परचेज, अपने तो ये दिखेंगे 98 परचेज, वो बाकी के 2 क्यों दिखाना है? तो वो जो बाकी के 2 हैं जो अनसब्सक्राइब पार्ट ऑफ कैपिटल जो किसी ने खरीदा नहीं, वो हम बुक्स में शो नहीं करेंगे, उसको वहां से राइट ऑफ कर देंगे। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिम्यूनिशन ऑफ शेयर कैपिटल। वो स्पेसिफिक प्रोसेस का नाम है डिम्यूनिशन। मतलब ऑन पेपर आप अपनी बैलेंस शीट को अच्छा ही प्रेजेंट करोगे ना, आप ऐसे ही नहीं दिखाओगे कि 100 शेयर मैंने ऑफर किए और 98 सब्सक्राइब हुए। अब ये दिखाओगे कि 98 शेयर ऑफर किए और ये इतनी फेस वैल्यू पे है और इतना पेड अप है, बाकी 2 की बात ही क्यों करनी? नहीं करोगे तो चलेगा, वो छुपाने वाली बात नहीं है, वो एक बैलेंस शीट को थोड़ा सिस्टमैटिक रखने वाली बात है। तो आप डिम्यूनिशन करके वो अनसब्सक्राइब पोर्शन का रेफरेंस बैलेंस शीट में से हटा सकते हो। क्लियर? ठीक है, तो डिम्यूनिशन वाली सिचुएशन कंप्लीट। इसके लिए बोला ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, स्पेशल की जरूरत नहीं है। तो एग्जाम में ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ की ऑर्डिनरी आएगा, स्पेशल नहीं आएगा। अब चैप्टर का लास्ट पार्ट दैट इज रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल विदाउट सैंक्शन ऑफ द कोर्ट। मतलब ट्रिब्यूनल के पास जो जा रहे थे ना रिडक्शन के लिए, इस सिचुएशन में ट्रिब्यूनल के पास जाए बिना भी काम हो सकता है। इसमें 2 टर्म्स डिस्कस किए, एक सरेंडर ऑफ शेयर्स और दूसरा फोरफीचर। आपने फोरफीचर वाली स्टोरी तो पढ़ी हुई है ना अकाउंट्स में, वो ध्यान हो शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में नहीं था फोरफीचर ऑफ शेयर्स? तो भाई जिसने पूरे पैसे नहीं दिए उसके शेयर्स फोरफिट कर लिए, फोरफिट करने के बाद उसके शेयर भी रख लिए और पैसे भी रख लिए। जो पैसे फोरफिट किए वो फोरफीचर रिजर्व में जाते हैं, फिर उसी शेयर को आप री इशू भी कर सकते हो। तो उसमें आता है री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स। फिर उसमें क्या बोला था कि जो री इशू आपने किया आप री इशू डिस्काउंट पे कर सकते हो, और डिस्काउंट उतने एक्सटेंड तक दे सकते हो जितना रिजर्व में आपके पास पैसा पड़ा है, तो उतना डिस्काउंट देना अलाउड है, उससे ज्यादा नहीं दे सकते। तो ये सब अकाउंटिंग में आपने किया है। तो फोरफीचर का बेसिक मीनिंग आपको पता है कि कंपनी ने जब पैसा मंगवाया आपने कॉल मनी पे नहीं किया, तो वो हो गया कॉल्स इन अरियर्स। कॉल्स इन अरियर्स होने के बाद वो आपको वार्निंग देंगे, 1 बार नोटिस, 2 बार नोटिस, बार बार वार्निंग देंगे, और वो वार्निंग देने के बाद भी अगर आप पेमेंट नहीं करते हो तो फिर वो क्या करेंगे, फोरफीचर का प्रोसीजर स्टार्ट कर देंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि फोरफीचर का प्रोसीजर थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग और डिटेल्ड है, बिकॉज किसी की असेट आप अगर फोरफिट कर रहे हो तो उसको बार बार मौका देना पड़ेगा कि अभी भी पेमेंट करना है तो कर दो, फिर रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, बोर्ड मीटिंग में डिस्कस करना पड़ेगा, उसके बाद ये डिसीजन पे आएंगे, वार्निंग लेटर भेजने पड़ेंगे। प्रोसीजर थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, लेंदी है। इसके बदले एक और ऑप्शन भी होता है जिसको अपने बोलते हैं सरेंडर ऑफ शेयर्स। अब ये सरेंडर वाला जो टॉपिक है इसमें इन्होंने क्लैरिफाई किया कि पहली चीज तो ये कंपनीज एक्ट में डिफाइंड नहीं है, और सरेंडर करना नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में अलाउड भी नहीं है। मतलब जैसे आपने कोई कंपनी के शेयर खरीदे, आपको शेयर्स नहीं चाहिए, तो ऐसा नहीं कि आप कंपनी में जाके कभी भी वापस दे दो और पैसा ले आओ, वो नहीं खरीदेंगे। वो क्या बोलेंगे, भाई हमने आपको शेयर अलॉट कर दिए, अभी आपको अगर नहीं चाहिए तो आप मार्केट में किसी को बेचो ना, सेकेंडरी मार्केट में आप ट्रेड करो, हमें वापस मत करो, हम कोई भी शेयर इशू करने के बाद वापस नहीं लेंगे। बाईबैक होता है तो अलग चीज, बट कोई आके ऐसे सरेंडर करके चला जाए तो नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में हम सरेंडर अलाउ नहीं करते, ये कंपनी लॉ में एक बेसिक रूल है। लेकिन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में सरेंडर अलाउ किया जा सकता है। वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस क्या है ना, वो लाइन समझ लो, उसी फॉर्मेट में उन्होंने भी लिखा है। तो जो मैं बोल रहा हूँ फिर आप पढ़ोगे ना तो आपको इजीली रिलेट होगा कंडीशन है क्या। इसमें ऐसा हो गया जैसे वो पुलिस और चोर वाले केस में नहीं होता, कोई क्रिमिनल है पुलिस से भाग रहा है, तो एक होता है भाई पुलिस ने आपको चारों तरफ से घेर लिया, तो समझदारी इसी में है कि आके सरेंडर कर दो। भागने की कोशिश करोगे तो भागेंगे, गोली मारेंगे, पैर में पकड़ लेंगे, तो अरेस्ट तो होने ही वाले हो। तो या तो आप भागने की कोशिश करो, हमें भी थोड़ा भगा लो, आपके पीछे अरेस्ट कर लें, या खुद ही आके सरेंडर होकर ना जीप में बैठ जाओ, हथकड़ी लगवा लो, कोई भागने की जरूरत नहीं। तो दोनों ऑप्शन है। फोरफीचर वाले में क्या था कि आपको बार बार बोलने पे भी आप पेमेंट नहीं दे रहे थे, मजबूरी में फिर फोरफिट करना पड़ा। सरेंडर वाले में ये है कि आपको एज एन इन्वेस्टर पता है कि भाई मैं पूरे पैसे दे नहीं पाऊंगा, फाइनेंशियली ये चीज सिचुएशन ऐसी है कि मैं पे नहीं कर पाऊंगा। अब मैं पे नहीं करूंगा तो क्या होगा, फोरफीचर ही होगा, वो तो एट द एंड आपको ही पता है। आपने सोचा कि हमारा इंटेंशन नहीं है कंपनी के पैसे रख लेने का, पे ना करने का, इंटेंशन ये है कि हमारे पास एक्चुअली में फंड्स नहीं है और मजबूरी वाली सिचुएशन है, तो क्यों ना हम सामने से कंपनी को जाके बोल दें कि भाई देखो गलती मेरी तरफ से, मैं आपके बाकी के पैसे कमिट करने के बाद भी पे नहीं कर पाने वाला हूँ और आप फोरफीचर ही करने वाले हो, तो बेटर है मेरे शेयर्स ऐसे ही ले लो। फोरफीचर के लिए आप 2 रिमाइंडर नोटिस भेजोगे,
मेरे खिलाफ लीगल एक्शन लोगे, बोर्ड रिजोल्यूशन पास करोगे, इससे मेरा भी मार्केट में नाम खराब होगा, मैं डिफॉल्टर हूँ और आपको लगेगा मैं जानबूझ के पैसे नहीं दे रहा हूँ, इससे बेटर है आप शेयर ले लो। ऐसे भी तो फोरफिट होने ही वाले थे। तो जो चीज़ आइदर वे फोरफिट होने वाली थी, अगर मैं उसको सामने से ही सरेंडर कर दूँ तो इससे फ़र्क क्या पड़ेगा? एक तो कंपनी का टाइम और एफर्ट बचेगा, मेरी रेपुटेशन बचेगी कि भाई सामने वाला बंदा जेन्युइन है, नहीं थे पैसे तो खुद ही आके बोल दिया, और जो शेयर थे वो देके भी चला गया, पैसे तो उसको वैसे भी वापस मिलने वाले नहीं थे और फोरफीचर में उसका नाम भी खराब होता। तो जो चीज़ एनीवे फोरफिट होने वाली थी, आप उसको सरेंडर करना चाहो तो कर सकते हो। तो दिस इज द ओनली सिचुएशन वेयर सरेंडर ऑफ शेयर्स इज लीगल एंड इट इज वैलिड। अदरवाइज आप बोलोगे मैंने शेयर खरीदे थे, अब मुझे बेचने हैं तो कंपनी को ही वापस दे देता हूँ, वो सरेंडर वो एक्सेप्ट नहीं करेगी। आया समझ में? तो ये चीज़ें वो लोग एग्जाम में ये आंसर पूछ लेते हैं बहुत बार, डिफरेंस बिटवीन फोरफीचर एंड सरेंडर। ये काफ़ी बार पहले पुराने पेपर में भी आ चुका है, रिपीट भी हो सकता है क्योंकि कंटेंट तो वही, कहीं ना कहीं रिपीटेशन होना ही है। तो सरेंडर ऑफ शेयर्स की बात जो है वो यहाँ पे इस तरीके से आपको समझनी है, और आप अपने वर्ड्स में इसको ऐसे ही समझा देना, उसमें लिखा भी वही है, तो आप पढ़ोगे तो आप वर्ड्स को, लैंग्वेज को थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हो। एक और टर्म होता है तीसरा जो यहाँ है नहीं, लेकिन ये तीनों साथ में ही आते हैं, दैट इज कॉल्ड लियन ऑन शेयर्स। तो एक है फोरफीचर, एक है सरेंडर, एक होता है लियन। लियन का मतलब होता है कहीं ना कहीं कंपनी का एक अल्टीमेट राइट शेयर्स के ऊपर। तो वो सिचुएशन भी एक एग्जांपल में कवर कर लेता हूँ, कहीं आएगा ना तो वर्ड ध्यान में रहेगा। आपने अगर किसी कंपनी के शेयर खरीदे, कोई भी XYZ कंपनी के, टाटा के शेयर खरीदे, रिलायंस के खरीदे, आप शेयर के ओनर हो, आपने ना शेयर्स पे पूरा पैसा, फेस वैल्यू जितना उन्होंने मांगा ना, फुल पे कर रखा है। तो आपका 100 रुपए का शेयर 100 रुपीज फुल्ली पेड अप है, उसमें कोई ड्यूज पेंडिंग नहीं है। तो आइडियली वो आपके शेयर फोरफिट तो कर नहीं सकते, ये तो आपको भी क्लियर है। लेकिन आप कंपनी के साथ किसी गुड्स को लेके, सर्विस को लेके ट्रेड कर रहे हो, मतलब आपने उनसे कुछ गुड्स खरीदे और जिसका आपने पेमेंट नहीं किया, तो कंपनी के टर्म्स में आप उनके डिफॉल्टर हो गए इन टर्म्स ऑफ पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब कंपनी सोच रही है कि आपसे पैसा रिकवर करे कैसे, तो उनको मालूम पड़ा कि आपके पास उनकी ही कंपनी के शेयर्स भी है, यू आर ऑल्सो शेयर होल्डर ऑफ दैट कंपनी, और आपके पास 10 लाख रुपए के शेयर्स है, और आपको उस कंपनी को 2 लाख रुपए चुकाने हैं बिजनेस के, जो आप दे नहीं रहे हो। तो क्या ऐसा हो सकता है कंपनी आपके 2 लाख के शेयर्स फोरफिट करके उसको बेच के पैसा रिकवर कर ले? कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचो तो उन्होंने कुछ गलत तो नहीं किया ना, बार बार आपसे पैसा मांगने पे ड्यू अमाउंट आप दे नहीं रहे हो, इतना आपको समझाया आपको पे नहीं करना है, और आपके कंपनी के पास कुछ, मतलब कंपनी के आपके कुछ शेयर पड़े हैं, आपने उनको कुछ पैसे ऑलरेडी शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखे हैं, तो क्यों ना वो वहाँ से रिकवर कर ले। फिर आप उसमें ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते, आप ये नहीं बोल सकते नहीं शेयर का ओनर हूँ मैं, तो मालिक हूँ, आप मैनेजमेंट हो, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। लियन ऑन शेयर्स का कंसेप्ट ये बोलता है कि भले आप ओनर हो, लेकिन फिर भी कंपनी के पास ऐसा एक राइट होता है कि ऐसी सिचुएशन में अपने फंड्स की रिकवरी के लिए आपके उतने शेयर्स वो फोरफिट करके, उसको बेच के वो पैसा रिकवर कर सकती है अगर आप पेमेंट नहीं करोगे तो। इसके पहले आपको वार्निंग नोटिस, इंटीमेशन सब मिलेगा, पूरा टाइम मिलेगा, लेकिन फिर भी अगर आप पे नहीं करते हो तो लास्ट ऑप्शन कंपनी के पास ये रहता है। तो ओनर आप हो, लेकिन फिर भी एक अल्टीमेट राइट किसके पास है? कंपनी के मैनेजमेंट के पास, जिसको अपने लियन ऑन शेयर्स बोलते हैं। तो ये सिचुएशन आपको माइंड में रखनी है। आया समझ में? तो कहीं ये टर्म आ गया ना, तो ये वर्ड को आप रिलेट कर लेना कि लियन का मतलब एक एक्सक्लूसिव राइट होता है जो कंपनी के पास रहता है, ओनली अंडर दीज स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस, अदरवाइज नॉट। डन? तो ये 3 पॉइंट्स आपके कवर। तो यहाँ पे कोई सैंक्शन, ट्रिब्यूनल, कोई जरूरत नहीं है, ये सब कंपनी और शेयर होल्डर के बीच में अपने आप हो सकता है। बस ये चैप्टर यहाँ पे आपका कंप्लीट है। लास्ट पार्ट बचा है दैट इज F, वो फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट